जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो 20 तारीख को होना है। उसके लिए हम 20 इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको 20 प्रश्न हल कराएंगे जिसमें से कम सवाल तो नहीं लेकिन उसके मेथड जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेथड अगर आप जान जाएंगे तो सवाल नवोदय विद्यालय में जो भी आएंगे इसी मेथड के हिसाब से आएंगे। तो आइए एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में मुझे हराने का दौर, जब चल रहा होगा जमाने में मुझे हराने का दौर, देख लेना जीत हमारे उसी दौरान होगी। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपनी यात्रा का 2/5 भाग, मतलब 2/5 भाग ट्रेन से, मतलब हम देखते जाएंगे वाक्यांशों को मिलाते जाएंगे। लिखा कि 2/5 भाग, यानी इनको हम पहले क्वेश्चन में करेंगे कि जो 2/5 भाग है वो ट्रेन से चलता है। किसे चलता है? ट्रेन से चलता है। फिर कह रहा है 1/3 भाग बस से, और 1/3 जो हिस्सा चलता है वो आपका चलता है बस से, और 1/4 कार से, और जो 1/4 हिस्सा चलता है वो आपका चलता है कार से, तथा शेष दूरी 3 किलोमीटर पैदल चलता है, और जो 3 किलोमीटर चलता है वो आपका चलता है पैदल। बताइए बात समझ में आई? लिखा है तो उसकी यात्रा की कुल कितनी दूरी। सवाल कहना चाहता है कि एक आदमी है, यानी एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से चलता है, 1/3 भाग बस से चलता है, तथा 1/4 भाग कार से चलता है, तथा शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। तो उसकी यात्रा की कुल कितनी दूरी है, ये पूछ रहा सवाल। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। लिखा है एक व्यक्ति, तो जो भी इंसान यात्रा किया होगा उसका कुल भाग या तो हम 1 मान लेंगे या तो हम यक्ष मान लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यक्ष ही मान लेते हैं। लिखा कि 2/5 भाग से हम मान लेते हैं कुल दूरी, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि कुल दूरी यक्ष किलोमीटर है। बोलो बात समझ में आई? हमने ये अपने हिसाब से मान लिया कि कुल दूरी जो है, जो यक्ष किलोमीटर, वो आदमी कुल दूरी x किलोमीटर चला। चलिए आगे देखते हैं। सवाल कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि मतलब यात्रा का, तो यात्रा चला है वो हमने माना कि यक्ष चला। अब सवाल कह रहा है कि यात्रा का, है ना, तो यानी यक्ष किलोमीटर का वो 2/5 भाग जो ट्रेन से चलता है, 2/5 भाग को हम लिखते हैं 2/5 भाग। ये जो 2/5 भाग चलता है किसे चलता है? ट्रेन से हम यहाँ पर लेंगे लिख। ठीक है, और फिर सवाल कह रहा है कि उसी दूरी का, मतलब उसी दूरी का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो चलता है वो आपका चलता है बस से। किसे चलता है? बस से। फिर कह रहा है कि उसी दूरी का, यानी यक्ष का ही 1/4 यानी 1/4 भाग जो चलता है वो कार से चलता है। किसे चलता है? कार से चलता है, तथा शेष दूरी, कौन दूरी? शेष दूरी, और जो दूरी बच जाती, जो दूरी बच जाती है उस दूरी, शेष दूरी कह रहा है कि वो जो चलता है वो 3 किलोमीटर चलता है। ये हमको सवाल में दे रखा है। चलिए, सवाल में दे रखा है। अब सवाल कह रहा है तो उसकी यात्रा की कुल कितनी दूरी पूछना है, यानी कुल हमने जो दूरी था वो हमने मान लिया x किलोमीटर। ठीक है, तो हमने जब कुल दूरी को x किलोमीटर मान लिया है तो देखेंगे कि शेष दूरी कहने की, तो शेष दूरी तभी निकलेगी जब इन तीनों को जोड़ने के बाद हम कुल दूरी में से निकालेंगे। जैसे ऐसों के भाग को जोड़कर अगर घटा लेंगे तो शेष दूरी आ जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इसको। लिखा है ये का मतलब होता है गुणा होता है, तो 2 के में कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2x/5। एक सेकंड में x, x/3
और ये हो जाएगा x एकन्यम यक्स, ये हो जाएगा यक्स बटा 4। यानी ये पता हो गया कि 2 यक्स बटा 5 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, यक्स बटा 3 किलोमीटर बस से चलता है, यक्स बटा 4 किलोमीटर कार से चलता है। कैसे आया, यहाँ का मतलब गुणा होता है तो यक्स एकन्यम यक्स, एक्स एकन्यम यक्स और यक्स एकन्यम और 2x एकन्यम 2x हो गया। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वो शेष दूरी बचेगा, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 2x बटा 5 प्लस यक्स बटा 3 प्लस यक्स बटा 4 जोड़ेंगे तो 5 3 4 का एलसीएम जो होगा लासापा होगा 60 होगा। 5 बरहियाँ 60, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 यक्स प्लस 3 बिसहियाँ 60 तो 20 एक्केम 20 यक्स और 15 चौके 60 तो 15 कन्ने 15 यक्स। ठीक है, 40 10 50, 50 5 55 59 हो गया आपका 59 यक्स बटे 60 हो गया। कुल दूरी हमारे पास यक्स है, अगर कुल दूरी में से इन सबके दूरी को निकाल लेंगे तो शेष दूरी बचेगा। आइए देखते हैं, 60 एकन्यम 60, 60 यक्स में से अगर 59 यक्स गया तो बचा यक्स बटा 60। ये हमारा हो गया शेष दूरी। क्या हो गया, शेष दूरी। जब ये मैं शेष दूरी यक्स बटा 60 है और शेष दूरी का मान सवाल दे रखा है 3 किलोमीटर। बताइए बात समझ में आई कि शेष दूरी बराबर 3 किलोमीटर, तो यक्स यहाँ रोक लेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 3 यहाँ पर लिखा पहले से ही, ये 60 भाग में तो गुणे में हो जाएगा तो 6 त्रिक 18 बाद में 1 0 यानी हो गया 180। यानी जो कुल दूरी है यात्रा का वो 180 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो बात समझ में आई। मतलब कहने का था कि जो यात्रा का कुल दूरी था वो कितना आ गया 180 किलोमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहभाज्य हैं। 3 कोई संख्याएं जो एक दूसरे के सहभाज्य हैं। अब सवाल उठता है सहभाज्य क्या है, अभी बताते हैं। जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है तो तीनों संख्याओं का योग है। सवाल कह रहा है कि कोई 3 संख्या हैं जो आपस में सहभाज्य, सहभाज्य उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। जिसमें केवल एक, जो एक संख्या होती है ना, एक गुणनखंड में एक गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सवाल है कि 3 कोई संख्या, मान लीजिए संख्या 1 हमारी ये हो गई, एक संख्या हमारा ये सेकंड हो गया और संख्या हमारा ये क्या हो गया थर्ड। ये हमारे पास 3 संख्या है। अब कह रहा है कि जो ये 3 संख्याएं हैं, जो ये 3 हमारे पास जो संख्याएं हैं, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल कितना। ये सवाल ने हमसे ये पूछा, क्या हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि जिनमें प्रथम 2, ध्यान देना, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या यानी पहली और दूसरी, जिसमें करा कि प्रथम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी पहली और दूसरे का जो गुणनफल है वो कितना है 551 है। बताइए इतना बात समझ में। ये जो फर्स्ट सेकंड है, हमने इस संख्या मान लिया, यहाँ लिखा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमने मान लिया कि पहली और दूसरी का गुणनफल कह रहा था कि जो गुणा करने में जो प्राप्त होता है हमको वो 551, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब कह रहा तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073, और सवाल खुद ही कह रहा है कि अंतिम 2 यानी दूसरी और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो आपका है 1073। कितना है, 1073 है। अब सवाल कह रहा है कि तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। तीनों संख्याओं को हमको जोड़ निकालना, तो हमको पहले संख्याएं पता करना जो हो गया। हम देखेंगे कि 551 है, ये सहभाज्य जब संख्या जब तीनों संख्या सहभाज्य हैं तो पक्का ये जो तीनों संख्या होंगी इनका हम ले लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 से तो कटेंगे, 4 5 नहीं कटेंगे, सीधे कटेगा 19 से। किसे कटेगा, 19 है ना। 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचा 17, 19 9 171। ठीक है, फिर 29 से करने
29। अब बताओ कैसे हम जानेंगे कि 19, क्योंकि ये सब संख्याएं सहभाज्य हैं तो जाहिर सी बात इन्हीं से कटेंगी। अब हमारा पहला जो आ गया वो आ गया आपका 19 प्लस सेकेंड हमारा हो गया 29। अब जो थर्ड हमको प्राप्त करना वो कैसे प्राप्त होगा सर? देखिए हमसे हमको बता रखा है सवाल कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल 1073 है। जब हमारे पास दूसरी संख्या 29 आ गया तो बताओ तीसरी संख्या आसानी से प्राप्त कर लेंगे। वो ऐसे प्राप्त कर लेंगे कि ये हमारा गुणे में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1073 भागे 29 हो गया। अब देखेंगे कि काटेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो काटने के लिए हम क्या करें, 29 यहाँ काटेंगे, 3 नवा यहाँ हो जाएगा आपका 3 नवा 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 में 7 गया 0, तो 8 गया 2 हो गया 3, ये कटेगा 7 से, 7 नवा 63 के 3 हासिल आए 6 और 7 में 14, 14 6 20, यानी आ गया आपका 37। यानी तीसरी संख्या जो हमारी आ गई वो आ गई 37 और ये तीनों संख्या आपस में सहभाज्य हैं। 37 यहाँ रख देंगे हम 37, तो 9 9 18, 18 7 25 के 5 हासिल आए 2 और 3 2 5 1 6 6 2 8, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85। बताइए समझ में आया कि समझ में आया? अब आप इस प्रकार के सवालों को फिर से एक बार रिपीट करें, दोहराएंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल। 2.5 माइनस 1/2.5 बटा 0.75 प्लस 0.50 लिखा 3.25 का मान कितना होगा? तो इस प्रकार के सवाल को हम एकदम नीचे से शुरू करते हैं ना। देखिए पहले हाथ से शुरू करेंगे। देखिए लिखा है 0.75 और 0.50। अगर हम 0.75 को और 0.50 को हम जोड़ लेंगे तो 7 5 12, यानी 1.25 आ जाएगा। इसको पे लिख देखें तो उसको हम लिख लेंगे 2.5 माइनस 1, फिर यहाँ लिख देंगे 3.25 फिर 2.5। यहाँ जो आपका हो जाएगा बटे में, इस दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपको तो हो जाएगा 1.2। बोलो बात समझ में इतना आया? चलिए अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम इसमें गुणा नहीं करेंगे क्यों, हमको लंबा, हमको शॉर्टकट करना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाएंगे, देखेंगे पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, बात समझ में आ नहीं रहा, मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे। बताओ कितना हो गया? पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, आराम से पॉइंट हट गया। अगला स्टेज हम उतारेंगे, हो जाएगा 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 250/125। बोलो इतना समझ में आ गया ना? अब हम क्या करेंगे, इस 125 के 125 दुना कितना होता है 250। यहाँ पे आपके बचा केवल 2.5 माइनस 1, और जब यहाँ बचा 3.25 माइनस 2। बोलो इतना समझ में आया? ये हमने इसको 125 से 125 150 दुना 250, ये 2.5 था यहाँ पर उतार दिया, माइनस यहाँ पे माइनस रख दिया, एक था एक पहले से था उसको रख दिया, और ये 3.25 था इसको लिख दिया। जब इसको हमने काटा तो 2 आया। बताओ अब इसको इसमें क्या कर लेंगे, घटा नहीं लेंगे, घटा लेंगे। देखिए घटेगा जब तो ये 2.5 हो जाएगा, माइनस ये 1 है तो 1 रहेगा ही, और जब इसमें 2 कितना आ जाए, जाहिर सी बात 1.25 आ जाए। बोलो बात समझ में आई? अब अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो ये बाद में इसके 2 अंक है तो ऊपर 2 शून्य हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2.5 माइनस 100 यानी 100/125। बोलो देखिए तो ये जब पॉइंट हटा तो ऊपर 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये पॉइंट में अगर किसी प्रकार हम इसको पॉइंट में ले आए तो हमारा उत्तर लग जाए, यानी 2.5 माइनस इस 125 को एक बार लिख देते हैं 100/125, है ना। जब हम 125 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो ये 2.5 उतारे माइनस, जब 125 को हम 100 में जब भाग करेंगे
तो ये 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 125 है, पॉइंट जाएगा, कटेगा नहीं। 125 100 में 125 यहाँ हो गया, तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे और उतारेंगे 0 हो जाएगा 8, यानी 125 अट्ठे 1 है, 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा जब हमारा हो जाएगा। अब घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, 1 में से जो 1, यानी 1.7 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आई? आप दशमलव के बाद शून्य को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिखा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में होता है भाग की क्रिया, आप बांटे है ना, में शेष, ध्यान देना, शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से 174 भागे 4 से, 175 को भाग करो 3 से, 176 को भाग करो 2 से, 173 को भाग करो 5 से, तो इन सबको जब हम विभाजित करेंगे तो किसका शेष फल सबसे अधिक होगा, इसके भाग से, ठीक है, भाग शेष फल से। देखिए पहले इसको निकालेंगे, तो ये 176 इसको हम 3 से करेंगे भाग, बोले 3 पचे 15 आ गया, 2 आ गया 6 और 3 अठे 24, यानी आ गया 6 में 4 गया 2। बताइए यहाँ पे जो हमारा शेषफल आ रहा है ये 2 आ रहा है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम भाग करेंगे तो 2 से ज़्यादा शेष आएगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ऑप्शन हम ये की बात करते हैं तो ये में लिखा है 174/4, बोलिए। अब हम काटेंगे तो 4 चौके 16 और एक फल जाएगा इसमें, तो 4 चौके 16, एक फल आ गया 17 और 4 दूनी 12, यानी शेष आ गया आपका 2। इसको जब हम काटेंगे शेष आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन देखेंगे बी कह रहा है 175/3, जब काटेंगे तो 3 पचे 15 और 2 हो गया 3 अठे 24, हासिल आप शेष आपका आ गया 1। बोलो अभी तो ये 2 से ज़्यादा शेष मांग रहा सवाल ने। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी लिखा है 176/2, ये 2 से पूरा कट जाए, शेष ही इसमें आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंत में इकाई क्या है 6 है, तो इसका शेष क्या आएगा? शून्य शेष आएगा। कैसे सर जी आप जानेंगे? किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4 से 8 होगा तो वह 2 से पूरा कटेगा, यानी इसमें से शून्य आएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। बताओ, हम चेक करेंगे, ऐसे उत्तर दे सकते हैं क्योंकि जब ऑप्शन ये तीनों नहीं होगा वो पक्का होगा। देख फिर कर देख लेते हैं। बटे 5, देखो 5 तियाएँ 15, आपके पास इसमें बचा 2 हो गया 23 और 5 चौके 20 और 3 23, यानी इसमें 3 शेष बचता है जो कि 2 से ज़्यादा, यानी आपका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन होगा डी। बोलो बात समझ में आई? कहाँ से सवाल क्या कह रहा था ये आप जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा मतलब सिंपल सवाल है। देखेंगे लिखा है यदि एक कक्षा के छात्रों को 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं? सवाल करा कि अगर किसी कक्षा के बच्चों को 6 के समूह में बांट दिया जाए, 8 के समूह में बांट दिया जाए या 10 के समूह में बांट दिया जाए तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं? अब इस प्रकार के सवाल में हम वह छोटी छोटी संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह कम से कम संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा लासा निकालते, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि 6 के समूह में बच्चों को रखा जाए, 8 के समूह में और किस समूह में 10 के समूह में रखा जाएगा। इन तीनों को निकालेंगे लासा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 से 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 2 5, अब कटेगा 3 से, 3 1 3 5, फिर 5 1 5। बोलो कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंचे 120, यानी बच्चों की संख्या कितनी होगी? 120। आपका ऑप्शन होगा बी। बड़ा छोटा सा सवाल था, इसे थोड़ा तेज समझा दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 6वां कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग सार्थक। कह रहा है कि कोई 2 अंक की संख्या है, अगर हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 7 आता है। ये तो बात समझ में आ गया।
यदि संख्या में 27 जोड़ दें, अगर उसी संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का क्रम, जो अंक का जो क्रम है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। क्या जाता है, उलट जाता है। तो वह संख्या क्या है। तो इस प्रकार के सवाल तो थोड़ा लॉन्ग लगते हैं, लेकिन हम इसको लगाएंगे ऑप्शन से। मान लिया जाए हमारे पास सवाल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये लिखा है 25, 52, 34 और 43। सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है, देखिए ये सवाल लगाने का एक हमारे पास विधि तरीका है। मान लेंगे संख्या x प्लस वाई हो जाएगा 10x प्लस वाई, लेकिन उस प्रकार नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको समय बचाना है। तो सवाल ने कहा है कि जो संख्या है वो उसका योगफल 7 है। क्या है जो 7, देखो 5 2 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7। इस प्रकार से संख्या तो सब हो रही, सबका योग अंकों का योग 7 है, यानी सब है। लेकिन सवाल वही सवाल है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का अगर मतलब संख्या में 27 जब हम जोड़ते हैं तो ये संख्या उलट जाती है। 5 यहाँ 2 यहाँ, तो जोड़ कर देखेंगे तो देखिए इसमें जोड़ेंगे 27 तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 2 2, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 हासिल 5। बोलो ये 2 यहाँ था ना, यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, ये 5 यहाँ था यहाँ हुआ, ये तो बैठ रहा। लेकिन देखेंगे कि इसमें और तो कोई नहीं, अगर होगा तो आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। इसमें जोड़ कर देखेंगे 27 हम, 7 2 9 और 5 2 7। क्या अंक चेंज हुए, नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे 27, 7 4 11, 3 2 5 हासिल 6। क्या ये अंक चेंज हुए, नहीं सर, ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे 27, 7 3 10, 4 2 6 हासिल 7। बताओ इन तीनों में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो क्या अंक बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। यानी ऑप्शन आपका ये होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, इसको दो लिख देंगे, 3 है लिख देंगे प्लस ये 3.1 है। अब पहले हम इन दोनों का कर देंगे गुणा। इन दोनों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा यहाँ पर हम करके आपको दिखा देते हैं। 1.02 लिखा है, इसको हम कर देंगे 23, 2.3 से गुणा। देखिए 3 दूनी 6, 3 जऊम 0, 3 एक्के 3, 2 दूनी 4, 2 जऊम 0, 2 एक्के 2, यानी हो जाएगा 6 4 3 2, 3 1 2 3 के बाद हो जाएगा दशमलव, यानी हो जाएगा -2.346 का 0.5। बोलो इतना बात समझ में आएगा। अब इन सबको वैसे उतारेंगे और इस छोटे कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो ये इसमें से हम घटाएंगे तो ये 7.23 प्लस, ये प्लस छोड़ देंगे, है ना। अब इसमें इसको घटाएंगे, ये हमारा बड़ा है तो चिन्ह के ख्याल लगेगा प्लस के, लेकिन घटाएंगे एक बड़ा है तो लिख देंगे 3.1। और जब घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य मान लेंगे, है ना। 10 में 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 10 और 10 में 3 गया 7, 2 में तो कुछ, यानी हो गया 0.754 हो गया 0.754। ये का मतलब होता है गुणा 0.5। अब बताइए हम इसका गुणा कर देंगे और जो आएगा उसको देखिए, यहाँ पे हम गुणा कर देते समय तो 0 तो ऐसे कर दो। देखिए कुछ नहीं करना है, 7.2 यहाँ हो गया 3 प्लस देखेंगे 5 चौक 20, 5 हम 25, 25 तो 27 के साथ हासिल है 2, 5 35, 35 और 2 37 और 1 2 3 4, 4 अंक के बाद क्या लेंगे, लगा दशमलव। तो 1 2 3 4 लग गया दशमलव, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 0.3, इतना हो जाए। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, जोड़ेंगे तो ये 3 यहाँ हो जाए बस। 7.2 यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा -3.3770। शून्य को हटा कोई दिक्कत नहीं, शून्य मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब घटा लेंगे उत्तर हमारा आ जाएगा, है ना। तो घटाएं, देखिए 7.2 में अगर हम घटाएंगे 3.377, यानी यहाँ शून्य हो जाएगा। 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 11 में 3 गया
8, यहाँ 6 में 3 गया, 3.823, 3.823 आपका ऑप्शन होगा डी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 भागे 9 माइनस 5, तो लिखेंगे 8 है, भागे भागे रहने देंगे, और 9 में से 5 गया हो गया 4, भागे 7 में 2 गया हो गया 5, भागे ये 3 9 है, 3 लिख देंगे, प्लस ये 9 का ये भाग होगा नहीं तो इसलिए लिख देंगे 9/24। क्या लिख देंगे? 9/24, और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये 9 और 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24, ये काट देंगे, ये हो गया 8 भागे 4 भागे 5 भागे 3 + 3/8 है, ये आपका बचा हुआ है। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो 8 भागे 4 भागे 5 भागे 8 त्रिक 24, 24 3 27, 27 बटा क्या हो गया? 8। बोलो, इतना समझ में आपको आया है ना? अब इसको क्या करेंगे कि 8 भाग यहाँ पर लिख देंगे, और 4 भागे ये जो है ये 5/1 कर देंगे, और भाग हो जाएगा गोले में 8 हो गया, ऊपर नीचे हो गया आपका 27। बोलो, इतना बात समझ में आया है ना? ये भाग गोले में हो गया 8, ऊपर नीचे 27 हो गया। अब ये हो गया आपका 8 भागे 4 भागे 8 पंचे 40, और 27 एक्के 27। बोलो, इतना समझ में आया है ना? चलिए तो इधर लेते हैं इसको। 8 था, ये 8 भागे यहाँ पर लिख देंगे, और ये 4 भाग में आपका पहले से है 4/1 होगा, गोले फिर 27 ऊपर जाएगा, ये गोला था, ये भाग, ठीक है। तो फिर 27 जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 27, और नीचे फिर आपका हो जाएगा 40। बोलो, 4 एकम 4 और 4 दहाइयम 40, कितना 4 दहाइयम 40 हो जाएगा, यानी आपका बचा 8 भागे 27/10। अब ध्यान देखो कि ये भी भाग है, तो 8/1 गोले 10/27 हो जाएगा, यानी आपका तो हो जाएगा 8 दहाइयम 80 और 27 एक्केम 27। आपका ऑप्शन होगा ये। बोलो, बात समझ में आई? आप इन प्रकार के सवालों को खुद करिए घर पर, जितने सवाल आपको किताब में हो सबको उतारिए और सरल के सवालों को करिए, ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9वां। इनमें से कौन दूसरों से अलग है? इनमें से कौन दूसरों से अलग है? आपके पास ऑप्शन है 6/8, तो इसको हम सबको लिखेंगे 6 8 है ना, बराबर करके देखेंगे 12 16, फिर 15 25, फिर 18 और 24। कह रहा है कि इनमें से जो 4 जो आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन एकदम अलग है? तो अलग कौन है देखने की, देखो सबसे छोटा ये है 6। अब देखो ये कटेगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 कटेगा, है ना? फिर ये कटेगा, इसको और छोटा करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, है ना? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये काटो, 5 तियाएँ 15, 5 तियाएँ 15 और 5 25, है ना? 5 तियाएँ 15 5 25, ये देखो 3 छक 18 और 8 त्रिक 24, सॉरी 3 छक 18 और 4 छक 24। देखिए ये आ गया 3/4 बराबर 3/4 बराबर 3/5 बराबर 3/4। बताइए सबसे अलग कौन है? 3/5, यानी ऑप्शन होगा आपका 15/25। ये इन तीनों से अलग है। क्या तीनों से अलग है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इसको छोटा जब आप करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको अगर हम 69 रुपया 60 पैसे में बेच देते हैं तो 25% का क्या हमको हो जाता है? घाटा हो, घाटा में हानि हो जाता है ना। तो इस वस्तु का क्रय, तो हमने इस वस्तु कितने में खरीदा था? तो इस प्रकार के सवाल को लगाने में एक फार्मूला होता है, फार्मूला छोड़ो हम बताते हैं। देखिए लिखा होता है कि 69 रुपया 60 पैसे में हमने सामान को बेच दिया, और क्रय मूल्य जब भी हम निकालने की बात होगी सवाल में, तो
100 में जोड़ना या घटाना हम कहाँ करेंगे, हर में करेंगे। तो बताइए हम 25% घाटा हमको हानि हो गया, तो जो सामान हम लेकर आए थे कुल कितना था, 100% था। अगर हमको 25% हानि हो गया यानी हमने सामान को बेचा है 75%। बोलो इतना जानते हो, जब हमको किसी वस्तु पर कोई घाटा होता है या हानि होता है तो 100 में हम घटाते हैं, और जब हमको लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। तो सवाल कह रहा है कि सामान को हमने 69 रुपया 60 पैसे में बेच दिया, तो हमको 25% का हानि हो गया, यानी हमने सामान को कितने में बेचा, सामान को हमने बेच दिया 75 में, और 100 हो गया आपका ऊपर। अभी काटेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे बगल में 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 शून्य आएगा, यानी हो जाएगा 6960 गुणे 100 बटा 7500। 2 शून्य से 2 शून्य आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा 6960 बटा क्यों बचा 75। 15 25 75 कट जाएगा, ये भी 5 कटेगा। 5 से क्यों कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 5 इसके अंत में 0, तो 5 से कटेगा। अब काटेंगे, 5 के अंत में 5, 1 हो गया हासिल, ये हो गया 19, और 3 25 15 हो गया 4, ये हो गया 8 पंचे 40, ये हो गया 1, और 2 पंचे 10, यानी आपका बचा 1382 बटा 15। अब इसको हम भाग कर देंगे 15 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 15 नौया 135, 8 में 5 गया 4, ये कट गया, उतार लेंगे 2, 15 दूना 30, ये 2 हो गया, ये कट गया, सॉरी यहाँ पे 4 में 3 गया 1 हो गया। अब हमारे पास से यहाँ पॉइंट बढ़ा लेंगे, और जो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा 92.8 का हो या 92.80 का हो, बात एक ही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। आप सवाल को ना अगर ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करिएगा और फिर से देखिएगा एक बार, ठीक है। 2100 पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए रुपये 6875 पर कितना ब्याज होगा। मतलब हमको जो पता है, इस प्रकार के सवाल में जो चीज़ हमको पता होता है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। जब पता क्या है, मूलधन क्या पता है, मूलधन आपका है 2500। आपको समय पता है, समय आपका है 6 वर्ष, और पता है आपको ब्याज आपका जो है वो है 1875। और सवाल का कि इतने ही समय हो, समय यही 6 ही साल हो, लेकिन मूलधन आपका क्या हो, मूलधन अलग हो। मूलधन आपका हो जाए 6875 पर कितना ब्याज, हमसे सवाल ने पूछा है कि ब्याज बताओ, क्या बताओ, ब्याज बताओ। तो ब्याज को निकालने के लिए हमको क्या पता हो, दर। तो दर पहले हम ब्याज कर लेंगे, तो दर बराबर जो होगा ब्याज कितना हमारे पहले से 1875 गुणे 100 बटा मूलधन कितना हमारे पास है 2500 बटा समय कितना 6, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया, ठीक है ना। अब ये 10 बचा 6, 8 1 9, 9 7 15, 15 5 21, ये 3 से कटे, देखो 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, और 2 तियाँ 6, और 5 15, 625 हो गया, 25 इक्कीस 25, और 25 25 यहाँ 625 25 625, आपका आ गया 25/2%। दर हमारा कितना आ गया 25/2%। जब दर हमारा आ गया 25/2%, अब हम निकाल लेंगे ब्याज कितना होगा। तो जो ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बताओ मूलधन कितना हमारा है 6875। सवाल ने कहा है कि मूलधन 6875 हो, लेकिन दर समय कितना हो 6, और दर हमने कितना निकाल लिया 25/2 हो, और गोले में आपका क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब हम काटेंगे, तो 25 इक्कीस 25, 25 चौका 100, 2 इक्कीस 2, 2 तियाँ 6, अब ये नहीं कटेगा, यानी हो गया 2 तियाँ 6, 3 पचे 15, 3 से 21 हासिल 22, 3 24 2 26, 3 चौका 18, 18 2 20 बटा
4। बताइए ये आपका आ गया। आप काटेंगे 4 1 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, पहले 5 आ गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे क्या आ गया 20 आ गया। ये पहले आपका आ गया 5 है ना। अभी ये 6 उतार लेंगे तो 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4 आ गया आपका, 4 इकन्ने 4 आ गया, आपके पास हो गया 2। फिर 4 पंचे 20 आ गया 2, फिर 4 पंचे 20, 4 छक 24, 1 आ गया, फिर 4 दूनी 8। यानी आपका कुछ इस प्रकार होगा 5156 ब्याज, जो कि ना ये में आ रहा, ना बी में, ना सी में, यानी आपका होगा इनमें से कोई नहीं। आपका क्या होगा इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक कार 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। सवाल कह रहा है कि कोई कार है, अगर वो 6 लीटर उसमें तेल खपत हो जाएगा, यानी 6 लीटर तेल अगर खर्च हो जाएगा तो वो 111 किलोमीटर चलेगी। तो बताओ 10 लीटर में कितना दूर जाएगी। देखिए हम ऐसा करेंगे 6 लीटर कितना, अगर वो 6 लीटर में कुल मिलाकर 111 किलोमीटर वो जाती है, तो बताओ 1 लीटर में कितना जाएगी। तो 1 लीटर निकालने के लिए हम 111 को 6 से भाग करते हैं। बताओ यानी 1 लीटर में वो 111/6 किलोमीटर जाएगी। अब हमसे पूछा कि 2 की 10, तो यानी 10 लीटर में कितना जाएगी। तो अगर 1 लीटर में जाती है 111/6 किलोमीटर, 10 से भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये कटेगा 1 2 1 3, 3 1 3, 3 3 9, आपके पास 2 और 3 7 21 आ गया आपके पास है। 37 गुणे 5 जब काटेंगे तो 5 7 35, अब पाते 15, 15 2 7 यानी 175 किलोमीटर वो कार 10 लीटर में जाएगी। 5 से 35 के 5 चले 3, अब पाते 15, 15 3 18, यानी 185 किलोमीटर वो कार जाएगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। बोलो बात समझ में आई। बहुत इजी सवाल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13। निम्न में कौन सा सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कह कि निम्न में से मतलब नीचे में से कौन सा सही है। तो जब कहे कौन सा सही है तो पक्का हम लोग 3 तो गलत होंगे। 3 क्या होंगे गलत होंगे। 3 जो गलत है उसको हम देखेंगे। देखिए लिखा है, पहले लिखा 1000 के परवर्ती और पूर्ववर्ती पर दोनों समझिए कि परवर्ती क्या है। परवर्ती आप जब तक जानेंगे नहीं। और पूर्ववर्ती क्या है। देखिए पूर्ववर्ती मतलब होता है किसी संख्या के पहले किसी संख्या के पहले की संख्या और पूर्ववर्ती की संख्या के बाद से। मतलब अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमको एक अगर हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा पूर्ववर्ती, और अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा परवर्ती। अब सवाल कह रहा है कि 1000 के परवर्ती का मतलब 1000 के परवर्ती। अब 1000 का परवर्ती क्या होता है, मतलब पहले की बाद की संख्या। तो 1000 के परवर्ती में यानी हो जाएगा 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000, मतलब 1000 जो है इसका परवर्ती कौन है 1001 है। यही तो कह रहा है ना कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, मतलब 1000 के परवर्ती का 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखिए है ना। तो ये कुछ हमको लग रहा है ये सही है। ये देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 का था कि 1000 के पूर्ववर्ती। अब भैया 1000 का जो पूर्ववर्ती संख्या जो होगा वो होगा 999। बताओ होगा नहीं होगा। 1000 के परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा 999 होगा। अब सवाल कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, तो 999 के पूर्ववर्ती तो 1000 नहीं होगा, क्योंकि 999 का पूर्ववर्ती होगा आपका 998। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, कहते कि 1000 है जो इसका पूर्ववर्ती पूर्व मतलब क्या होता है 999 होगा, और परवर्ती 1001 है। तो भैया परवर्ती में 1 जोड़ते हैं तो ये हो गया 1000 हो जाएगा। ये भी कह रहा है गलत। अब लिखा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000, तो 1000 के पूर्व 1000 का पूर्व होता है 999, और कहता है इसका परवर्ती 1002 है, तो परवर्ती होगा 1000 होगा, यानी ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है गलत है। ऑप्शन बचा ये और कैसे देखिए 1000 के परवर्ती 1000 के परवर्ती मतलब बाद संख्या यानी हो गया 1001 हो गया।
1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 से बताओ इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट का बात कह रहा, ऑप्शन ये आपका एकदम बात सही क्या, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 14। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने थे, यानी दुकान में कुल कितने थे खिलौने, 239 खिलौने पहले से थे। 70 और खिलौने लाए गए, तो जब 70 लाया जाएगा तो इसमें जुड़ेगा, पक्का जुड़ेगा सर। 70 खिलौने और आ गए, उनमें से 152 खिलौने बिक गए। तो जब 152 खिलौने बिक गए तो मतलब इसमें निकलेगा, तो 152 खिलौने निकाल देंगे, बिक गए। बचे हुए खिलौने की संख्या थी, बताइए ऐसा किस ऑप्शन में है। वही तो 239 सब में है, प्लस 70 सब में है, माइनस 52, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। मतलब आपको एक समीकरण कहा था बनाने के लिए, ना कि आपको सवाल हल करने का कह रहा था सवाल कि एक दुकान में 239 खिलौने थे, 70 खिलौने और लाए, तो जब लाएंगे जोड़ेंगे, फिर जब जुड़ गया तो कह रहा कि इसमें से वो 152 खिलौने निकाल बिक गए तो हम निकाल देंगे। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घंटियाँ क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है लगातार, क्रम से मतलब क्रम से है ना, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कोई 3 घंटियाँ हैं जो 3, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों घंटियाँ प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती, मतलब 8 बजे एक साथ बजी शुरू हुई, कितने बजे में तीनों एक साथ फिर बजेंगी। सवाल कह रहा है कि कोई 3 घंटी था, 9, 12, 18 मिनट के अंतराल में बजता है। अगर वो सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे यानी AM की बात हो रही है, सुबह 8 बजे अगर वो एक साथ बजना शुरू हुई हो तो बताओ अब वो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। तो जब हमको इस प्रकार का सवाल आए, घंटी बत्ती के पर सवाल आ जाए, तो हमेशा निकालेंगे लासा, यानी 9, 12, 15 का लाहा निकालेंगे। याद रखना ये किस में है, मिनट में, ये बगल में लिख लिया करूँ। 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, 15 नहीं कटेगा। फिर काटेंगे 2 से, 9 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 15 नहीं कटेगा। आज 3, 3 तिक्का 9, 3 इक्कीम 3, 5 तिये 15, 3 इक्कीम 3, 1, 5 और 5 इक्कीम 5। देखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंचे 180 आ गया, 180 मिनट। बताओ ये मिनट है, मिनट को अगर हमको घंटे में चेंज करना 60 से हम भाग करते हैं, 60 मिनट से भाग करते हैं, मिनट कर गया हो गया घंटा, 0 0 6 6 3 यानी 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगे, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 11 AM, मतलब 11 AM पर वो तीनों फिर एक साथ बजेंगे। बहुत आसान सवाल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ। तो चाहे छत का क्षेत्रफल निकालना हो कमरे का, या चाहे कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, हमेशा सूत्र होता है आपका क्षेत्रफल बराबर जो होगा कमरे का वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लें तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो देखिए कमरा की हमको कुछ दे रखा है, कह रहा है कि कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। यानी अगर चौड़ाई यक्स मान लेंगे, लंबाई हमारा हो जाएगा 2x। इतना हमने माना चौड़ाई यक्स मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा 2x मीटर। ये कहाँ से सर, देखिए लिखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी। कौन, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। अगर चौड़ाई यक्स तो लंबाई 2x हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो देखिए लंबाई 2x गुणे चौड़ाई यक्स बराबर हो जाएगा 2 दुक्केम 2x²। बताओ इतना समझ में आया ना। यानी क्षेत्रफल अगर हम x का मान निकालें तो हमारा उत्तर लग जाएगा। अब सवाल ने दे रखा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर लिखेंगे कि कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, है ना। अब देखेंगे 2 यहाँ पर है, लंबाई हमने माना है
2x प्लस चौड़ाई माना है x। ऊंचाई सवाल में देखा कि ऊंचाई अगर 11 है तो ये हो गया आपका 11 मीटर, और ये कमरे का जो दीवार का क्षेत्रफल टोटल है वो दे रखा है सवाल में 660 मीटर है ना, 660 मीटर इसको यहाँ पे मीटर लिखा है, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए गुणे में है ना, 11 छक्का 66 हो गया 60 मीटर स्क्वायर बराबर है ये 2 1 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 6x मीटर। अब ये मीटर तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कट जाएगा, 6 और 6 दाहियम 60 यानी हो गया 10 बराबर x मीटर। यानी x का मान जो आपके पास आया है वो आप x मान 10 आ गया आपके पास, तो 2 गुणे 10 कितनी बार 2 बार 10 लिखेंगे 2 बार, यानी हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 यानी हो गया 200 वर्ग मीटर। बताओ उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यही। बताओ कुछ कठिन था? आपको अगर सूत्र नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे सवाल को, ठीक है। आयत परिमाप क्षेत्रफल का ऐसे सवाल ही होते हैं।